हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल प्रोविजंस। और इस चैप्टर के अंदर हम ढेर सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की उनके बारे में प्रोविजंस पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोविजंस रिलेटेड टू बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो टर्मिनोलॉजी थी उसमें आपको इसका मीनिंग बताया था। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रोविजंस के बारे में। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम निक्षेप अनुबंध। और निक्षेप अनुबंध क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसका सेक्शन 148 है, उसके अकॉर्डिंग जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिलीवर गुड्स टू बाय वन पर्सन टू अनदर and these goods shall be returned to deliver as per direction when the purpose is accomplished। यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स डिलीवर की जाती हैं। किसके द्वारा? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को। और जो गुड्स हैं इनको हम क्या करेंगे? वापस रिटर्न करेंगे। कब? जैसा कि डिलीवरी देने वाला आपको डायरेक्शन देगा और हमारा पर्पज़ उसको लेकर पूरा हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ें अपने किसी डेफिनेट पर्पज़ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से ले लेते हैं और उसको जैसे हमारा पर्पज़ पूरा हो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ हैं, एक तो है आपका बेलर और एक है आपका बेली। दो तरह के पक्षकार हैं। बेलर को बोलते हैं निक्षेपी, जो गुड्स डिलीवर करता है दूसरे के लिए उसे हम कहते हैं निक्षेपी। और एक होता है निक्षेप ग्रहीता। ये पार्टी जो है ये निक्षेप क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है। इसको बोलेंगे हम बेली। ठीक है। जैसे मान लो आपने ढेर सारे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, आपने एक लाइब्रेरी से एक बुक्स ली, उन बुक्स को आप क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो किसी एक एग्ज़ाम के लिए। वो एग्ज़ाम जैसे ही आपका कंडक्ट हो गया, जैसे ही आपने एग्ज़ाम पूरा कर लिया, आप वो बुक्स वापस लाइब्रेरी में जमा करा के आओगे। तो जो लाइब्रेरियन है वो आपके लिए बेलर है और आप कौन हो? बेली हो। हमारे घर में कोई फंक्शन है और हम टेंट हाउस से सामान लेके आते हैं, तो टेंट हाउस का जो मालिक है जो हमको सामान डिलीवर कर रहा है वो आपका बेलर है और आप अपने आप में कौन हो? बेली हो। मेरा स्कूटर ख़राब हो गया या मेरी बाइक ख़राब हो गई तो मैं बाइक मैकेनिक को दे के आया कि भाई इसकी रिपेयरिंग कर दो आप। रिपेयरिंग करने के बाद जैसी रिपेयरिंग पूरी होती है वो मुझसे जो चार्जेस है उनको लेके और मेरी बाइक मुझे वापस कर देगा। तो वो कौन है? बेलर है। सॉरी, मैं बेलर हूँ। इस टाइम पे मैं बेलर हूँ क्योंकि मैंने अपना प्रोडक्ट जो है वो दिया है। सामने वाली पार्टी यानी कि मैकेनिक कौन है? बेली है। ठीक है। तो इस तरह से आपके ढेर सारे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपने भी किए हैं और उन सब के बारे में अभी हम कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या होता है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी को ही आप क्या कर सकते हैं? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर सकते हैं। मूवेबल का मतलब होता है चल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो मूवमेंट करती हो। जैसे हमने बुक्स के बारे में पढ़ा, टेंट हाउस के सामान के बारे में पढ़ा, मैंने मोटर बाइक के बारे में पढ़ा।
अगर हम किसी व्यक्ति की बिल्डिंग रेंट पे ले रहे हैं तो उसको हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। यहाँ पर वो मूवेबल प्रोडक्ट थोड़ी है, इसलिए उसको बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर केवल उन कमोडिटीज़ को रखा जाता है जो आपके मूवेबल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा है नंबर 2, ये जो आपका बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके टेम्पोरेरी पर्पज़ को पूरा करने के लिए होना चाहिए। देखो टेम्पोरेरी पर्पज़ यानी कि अस्थायी उद्देश्य, कि मेरा 2 दिन का काम था, मेरा 1 घंटे का काम था, मेरे 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का काम था, मुझे 2 मिनट का काम था, तो उसके लिए हम कोई आइटम ले रहे हैं, हम कोई गुड्स डिलीवर कर रहे हैं या गुड्स ले रहे हैं, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहेंगे, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखेंगे। क्लियर। नंबर 3 पे है द गुड्स कैन बी रिटर्न in change in this nature। जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम एज इट इज़ ही लौटाएं ये ज़रूरी नहीं है, इसके नेचर में, इसके स्वभाव में, इसके स्वरूप में परिवर्तन करके भी वापस लौटाया जा सकता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि एक सुनार है, सुनार, और एक ग्राहक है, तो ग्राहक ने क्या किया, एक 20 ग्राम सोना सुनार को दिया, ठीक है। तो जो ग्राहक है वो कौन है, वो है बेलर, इसने अपना माल जो है वो डिलीवर किया है, ठीक है। और सुनार कौन है, बेली है। तो यहाँ पर जो 20 ग्राम गोल्ड दिया है इसका सुनार क्या बना के देगा, कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई ऑर्नामेंट बना के देगा, तो उसको लेकर भी जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट को सेम एज दें, आप उसके नेचर में, आप उसके स्वरूप में परिवर्तन करके भी उस माल को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम नंबर 4 पे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट इज नॉट ए बेलमेंट। ध्यान रखना है आपको, जब हम बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं तो हमने बैंक को पैसे दिए हैं, तो ऐसा नहीं समझेंगे कि हम बेलर हैं और बैंक बेली है, क्योंकि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल गुड्स का होता है। ये करेंसी है और करेंसी को कभी गुड्स में नहीं समझा जाता, ठीक है। ध्यान रखना है आपको इस बात के बारे में कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आप करेंसी नोट अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हो तो उसको हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि जो करेंसी नोट्स हैं, भाई आपने जिन सीरीज़ के, जिन नंबर्स के नोट अपने अकाउंट में जमा कराए हैं, क्या वही नंबर के नोट आपको वापस निकाल के देने की गारंटी बैंक देता है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मान लो हमने लॉकर के अंदर, लॉकर में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या हमारे जो थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स हैं या हमारे कोई ज्वेलरी है, इस तरह के आइटम हमने क्या किए हैं, रखवाए हैं, तो उस कंडीशन में जो बैंक है वो बेली रहेगा। हम बेलर और बैंक बेली। क्यों? क्योंकि जो आइटम्स हमने लॉकर में रखे हैं वो हमें एज इट इज़ बैंक को देना है, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको अगर हम अकाउंट में जमा कराते हैं तो वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते, और अगर मान लो अपन लॉकर में सामान जमा कराते हैं तो वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे, इफ़ द गुड्स destroyed by natural disaster then the wali will not be liable। हाँ भाई, अगर मान लो जो आपका प्रोडक्ट है, आपने कोई प्रोडक्ट जमा कराया किसके पास, बेली के पास, उसको दिया, और जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो डैमेज हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो बेली है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल डिसास्टर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे बेलमेंट्स के टाइप्स के बारे में। नंबर 5 पे आता है आपका बेलमेंट्स के टाइप्स। टाइप्स जो हैं वो आपके 2 तरह के हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। एक तो होता है ग्रेशियस बेलमेंट,
और एक होता है नॉन ग्रेशियस बिलमेंट। ग्रेशियस बिलमेंट क्या होता है? ग्रेशियस बिलमेंट को निःशुल्क निक्षेप कहते हैं। निःशुल्क निःशुल्क निक्षेप का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को कोई माल देते हैं, उसके बदले में ना तो हम उसको कोई पेमेंट कर रहे हैं ना वो हमें कोई पेमेंट कर रहा है, तो उस तरह के आप बिलमेंट को निःशुल्क या ग्रेशियस बिलमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझसे मेरी बाइक 2 घंटे के लिए अपने काम के लिए ले गया, तो मैं उससे पैसे थोड़ी ही लूँगा। तो उस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका बिलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा आएगा? ग्रेशियस में आएगा। एक होता है नॉन ग्रेशियस, इसको बोलते हैं सशुल्क निक्षेप। इसमें हम वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रख सकते हैं जिनके बदले में जो बेली है वो क्या करेगा? पैसे चुकाएगा या बेलर कोई पैसे चुकाएगा। पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कोई कंसिडरेशन या कोई रेमुनरेशन दे रहा है तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे? नॉन ग्रेशियस बिलमेंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ के बारे में, कि ड्यूटीज़ के बारे में। नंबर 6 पे हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ बेलर। देखो, ड्यूटी अगर हम बात करें तो बेलर की और बेली की दोनों की ड्यूटीज़ बनेंगी। और ड्यूटीज़ कौन कौन सी होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, डिलीवर द गुड्स। सबसे पहले तो आपको जो माल है, जो वस्तु है, उसको आपको क्या करना है? डिलीवर करना है, ये आपकी ड्यूटीज है। दूसरा, शो द फॉल्ट्स ऑफ गुड्स। अगर आपने जो माल डिलीवर किया है उस डिलीवरिंग के माल में अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट है, कोई दोष है, तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। किसको? बेली को, ताकि उसको कोई किस तरह का डैमेज, कोई लॉस ना हो। जैसे मान लो आपने घोड़ा किराए पे लिया और जो किराए पे घोड़ा दे रहा है उसने आपको बताया नहीं कि घोड़ा जो है वो थोड़ा गुस्से वाला है। आप जैसे ही उसको क्या करते हो, राइड करते हो, तो पता चला उसने घोड़े ने आपको गिरा दिया। इसके बारे में आपको पता नहीं था, तो घोड़े ने गिरा दिया, आपको चोट लग गई है, तो आप उस घोड़े वाले पर, जो घोड़े का मालिक है, उस पर आप क्या कर सकते हैं? किसी तरह का कंपेंसेशन फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है? फॉल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, टू पे रेमुनरेशन। एक्चुअल में रेमुनरेशन हम कब पे करते हैं? जब हमारा कोई काम हो। जैसे मैंने स्कूटर मैकेनिक को किराए पे स्कूटर मैकेनिक को मैंने सुधारने के लिए दिया है, तो मैं बेलर हूँ। मेरी ड्यूटी बनती है कि जिस प्रोडक्ट को मैं वापस ले रहा हूँ उस पर सामने वाली पार्टी ने जो भी खर्चे किए हैं वो खर्चे मैं उसको पेमेंट करूँ। क्लियर सी बात है, क्योंकि वो खर्चे उसने किए हैं तो मैं पेमेंट करूँगा, तभी तो मेरे प्रोडक्ट पे मेरा जो ओनरशिप है वो मुझे मिलेगा वापस। ठीक है। और लास्ट है नंबर 4 पर, गिव डायरेक्शन टू रिटर्न द प्रोडक्ट, रिटर्न द गुड्स। आपको क्या करना है? बेली को डायरेक्शन देना है कि वो किस तरह से, किस टाइम पे, किस समय में आपको क्या करना है? प्रोडक्ट्स को वापस डिलीवर करेगा, वापस रिटर्न करेगा, तो उसके बारे में आपको डायरेक्शन देना है। ये आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली का मतलब निक्षेप ग्रहीता। जो बंदा माल ले रहा है उसकी क्या ड्यूटीज़ बनती है? तो आप माल ले रहे हो तो नंबर 1 पे आपको क्या करना है? सबसे पहली जो आपकी वो बनेगी ड्यूटी, वो ये बनेगी कि आपको माल को सेव करना है। तो टू सिक्योर द गुड्स, आपको जो अपना माल है उस माल की केयर करनी है, उसको सेव करना है ताकि आप उसको बेली को वापस चुका सके। ठीक है। नंबर 2, टू कंपेंसेट इन द कंडीशन ऑफ डैमेज। अगर जो आपने गुड्स लिए हैं उस गुड्स में कोई तरह डैमेज जाता है, आपने ढंग से ध्यान नहीं दिया, आपकी केयरिंग ख़राब रही, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उस प्रोडक्ट को डैमेज करने के लिए आपको सामने वाली पार्टी को, यानी बेलर को उसका क्या करना पड़ेगा? कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 3 पे बात कर रहे हैं हम, डू नॉट एक्ट अगेंस्ट द बेलमेंट कंडीशंस। देखो, बेलमेंट कंडीशंस के अगेंस्ट आप काम करोगे तो फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, आपने प्रोडक्ट लिया किसी काम के लिए और आप उसको किसी दूसरे काम में यूज़ कर रहे हो,
तो ऐसी कंडीशन में जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उनके अगेंस्ट जाके आप काम कर रहे हो, कंडीशंस के अगेंस्ट काम कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में जो बेलर है उसको आपको कुछ ज़्यादा चार्जेस पेमेंट करने पड़ सकते हैं। हो सकता है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ज़्यादा ही लॉस हो जाए, इसलिए आपको केवल उन कंडीशंस पे काम करना है जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेलर और बेली के बीच में डिस्कशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डू नॉट मिक्स बेलमेंट प्रोडक्ट्स या बेलमेंट गुड्स विद ऑन गुड्स। जो आपके बेलमेंट के अकॉर्डिंग जो आपके गुड्स आपके लिए आए हैं उन प्रोडक्ट को आपको अपने गुड्स के साथ क्या नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। ऐसा करने पर जो आपकी लायबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और नंबर 5 पे हम बात कर रहे हैं टू रिटर्न गुड्स बैक टू बेलर। बेलर को आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स अपने गुड्स जो है जो आपने लिए हैं उनको वापस करना है। और लास्ट है नंबर 6 पर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे टू कंपेंसेट इफ द बेलमेंट गुड्स डज नॉट रिटर्न बैक। अगर मान लो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने लिए हैं उनको आप वापस नहीं करते हो या वापस नहीं कर पाते हो, वो डैमेज हो जाता है या खो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ये आपकी क्या बनती है, ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ड्यूटीज़ हैं बेलमेंट के अंदर बेलर और बेली की अलग अलग। आई होप आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उन गुड्स के बारे में जो किसी व्यक्ति को मिलती है। देखो, हम यह बात कर रहे हैं एक इस तरह का बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सामने वाली पार्टी है ही नहीं। कि अगर मान लो आप एक फाइंडर हो, फाइंडर का मतलब क्या है कि भाई मैं रास्ते में जा रहा हूँ और उस रास्ते में मुझे एक पर्स मिला, मुझे एक चेन मिली या मुझे कोई आइटम मिला जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मूल्यवान है, कीमती है। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को मैंने उठा लिया, तो मैं उसके लिए एज ए बेली क्या करूँगा, मैं एक रोल प्ले करूँगा, क्योंकि उसका जो ऑनर है, उसका जो एक्चुअल मालिक है, वो कभी भी आपके पास आपको खोजता हुआ वापस आ सकता है। तो आपको उसके वही सारे काम करने पड़ेंगे जो आपने क्या करना है, बेली के अंदर ड्यूटीज़ पड़ी थी। ठीक है, अगर मान लो आपने उस पर कुछ खर्चा किया है तो वो खर्चा आपको जो ऑनर है उससे लेने का बिल्कुल एक राइट मिलेगा। अगर मान लो वो प्रोडक्ट जो है उसको लेने वाला आ जाता है तो आपको वो प्रोडक्ट उसे वापस रिटर्न करना पड़ेगा, अगर उसकी ऑनरशिप प्रूव हो जाती है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आती हैं। और ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सामने वाला बेलर कोई है नहीं, बेलर कोई भी पार्टी हो सकती है, जो उसका एक्चुअल ऑनर है वो कभी भी आपके पास आ सकता है। तो तब तक की कंडीशन में उस प्रोडक्ट्स को आप अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते, और आप कौन हैं, आप एक तरह से बेली की रोल में क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक इसको लेके एक और बनता है कि अगर मान लो आपने उस प्रोडक्ट को उठा लिया और उठाने के बाद आपने उसके मालिक को काफ़ी जो जितने भी आप रीजनेबल एफर्ट्स कर सकते थे उसके मालिक को काफ़ी ढूंढा, वो नहीं मिला, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक राइट मिल जाता है कि आप उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने जो एफ़र्ट्स किए उनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वो एफ़र्ट्स वास्तव में होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस वस्तु को बेचने के पहले ही प्रयास कर लें और मालिक बाद में आए तो फिर मामला ख़राब होगा। ठीक है, तो आपको पहले रीजनेबल एफ़र्ट्स करने हैं, काफ़ी ढूंढना है, अगर वो नहीं मिलता है तब आप उस प्रोडक्ट को बेचने का एक राइट रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट प्रोविजंस में हम बात करेंगे दूसरे प्रोविजंस के बारे में।